नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट होगा। हमने हर प्रैक्टिस सेट को 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, देखिए, अगर आपको मुख्य सेविका का एग्जाम का आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो पूरा सिलेबस है सिर्फ 20 पॉइंट का सिलेबस है। ठीक है, आप किसी भी अदर एग्जाम का सिलेबस देखिए तो उससे बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें आपका जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, पाई चार्ट, ग्राफ कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ आपके जीएस के सिर्फ 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही आ रहे हैं। उस पर भी जो आप मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भटक रहे हैं, देख रहे हैं, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, दुनिया भर की तमाम न्यूज़ आ रही है, उन सबसे दूर रहिए। सबसे पहले अपने कॉमन सेंस का यूज़ करिए कि भाई 20 पॉइंट का सिलेबस है, वो भी ऐसा सिलेबस, इसमें भाई ये जो मुख्य सेविका के एग्जाम है वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़े हों। ठीक है, तो ये उन्हीं सब्जेक्ट्स वालों को ही देना है, और जिन लोगों को एग्जाम देना है उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो इधर उधर भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ 1, 2, 3 किताबों पर स्टिक रहिए और बार बार उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं से नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की मैराथन देखकर या इधर उधर अलग अलग 10-12 चैनल देखकर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं या कुछ भी हो गया है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो किसी यूट्यूबर को पहले पता नहीं चलेगा, है ना। वो आयोग अपना ऑफिशियल नोटिस निकालेगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में भी और फॉर्म रिजेक्शन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में भी। तो इन सब चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करने से बचिए और अपने एग्जाम का पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखिए। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे का संक्रमण या इनमें से सभी? तो देखिए, जो गर्भावस्था में आपका गर्भपात का भी भय रहता है, उसका डर बना रहता है, अपरिपक्वता का भी रहता है, और जो आपका किडनी इन्फेक्शन है उसका भी डर बना रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए, जो गर्भावस्था है, किसी भी जो कोई भी स्त्री है उसके लिए बहुत संवेदनशील अवस्था होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं रहता है। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ सामान्य तथा कुछ जटिल समस्याएं होती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भपात तथा अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप तथा जो आपकी डायबिटीज है, ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है कभी कभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी, सगर्भता काल की अवधि होती है। ए, अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक। बी, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक। सी, निषेचन से जन्म तक। या डी, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो जो सगर्भता काल है वो कब मतलब इनमें से कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, निषेचन से जन्म तक का। तो जो निषेचन से जन्म तक का काल है, ये आपका कौन सा काल होता है? सगर्भता काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, गर्भकालीन अवस्था होती है। गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 माह या जन्म से 14 सप्ताह तक। जो गर्भकालीन अवस्थाएं आपसे पूछ रहा है वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, गर्भधारण से जन्म तक की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए, और ये जो गर्भकालीन अवस्था है ना, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहली है वो है बीजावस्था, दूसरी भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भावस्था। ठीक है, जो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है जो गर्भकालीन अवस्था है वो होती कब से कब तक है। तो ये होती है गर्भधारण से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक की। ठीक है, लेकिन जो गर्भकालीन अवस्था है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो गर्भकालीन अवस्था है वो मतलब उसके कितने भाग है? तो उसके 3 भाग है। एक बीजावस्था, सेकंड भ्रूणावस्था और थर्ड गर्भावस्था। याद रखिएगा और कहीं पर नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणुओं पर निर्भर है। सेकंड, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। आपसे पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है, इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए भी सत्य है और ऑप्शन जो सेकंड है वो भी सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए तथा दो दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। आपसे पूछा है जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ए, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी, ऊष्मायन, सी, शोध या डी, पेचिस। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना ये भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। सोडियम का अवशोषण करने के लिए, ऊर्जा के स्रोत के लिए, स्वाद के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का स्रोत। जो ORS में ग्लूकोज मिलाया जाता है ये ऊर्जा के स्रोत के लिए मिलाया जाता है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, BMI, ये क्या है, क्या है आपका, ये शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई, शरीर का भार बटे शरीर की लंबाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपका स्क्वायर, अच्छा ये आपका जो यूनिट है उसमें बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शरीर का भार किलोग्राम में बटे शरीर की लंबाई मीटर में। ठीक है, शरीर का भार ग्राम में बटे शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। शरीर का भार स्क्वायर किलोग्राम में और शरीर की लंबाई मीटर में। डी है आपका शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में और शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, बॉडी मास जो आपका इंडेक्स है ये क्या बताता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर का भार किलोग्राम में अपॉन शरीर की लंबाई स्क्वायर में। ठीक है, ये बताता है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके शरीर का वजन आपकी हाइट यानी कि आपकी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं है। इस तरह से इसे आपके शरीर की जो लंबाई है और वजन का अनुपात भी कहा जा सकता है। देखिए जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है ये एकदम सरल भाषा में अगर आपको समझाएं तो ये क्या है, ये आपकी लंबाई और आपके वजन का अनुपात है। ठीक है, यानी कि आपकी हाइट और आपके वेट का रेशियो है। ये मतलब ये बताता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है, ये महिलाओं और पुरुषों में के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, महिलाओं के लिए जो पैमाना है वो अलग है, जो पुरुषों के लिए पैमाना है वो अलग है। तो आपका बताता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका जो आदर्श वेट है वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है क्या। आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन या आहारिकी, क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, आधारीय चयापचय। ठीक है, तो क्या है ये, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, आधारीय चयापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सामान्यतया कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, संतुलित आहार के लिए आपसे पूछा है कौन सा आवश्यक नहीं है, फल व सब्जी, सलाद, दालें व चाय। तो ये किसी भी छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि संतुलित आहार में आपका चाय नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर
हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको डाइजेशन या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि चाय पीना बंद कर दिया। अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि चाय पीना बंद कर दीजिए। जो आपका चाय है वो संतुलित आहार में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। निर्जलीकरण की अवस्था में, यानी कि जो डिहाइड्रेशन, बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है उस अवस्था में, बुखार में, खांसी में या सिर दर्द में। तो जो आपका जीवन रक्षक घोल है ये दिया जाता है निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की अवस्था में, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है उस अवस्था में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ए. अमर्त्य सेन द्वारा, बी. रोमिला थापर द्वारा, सी. रंगराजन द्वारा या डी. विपिन चंद्रा द्वारा। तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये आप मिसिंग वुमेन की जो आपकी संकल्पना है, जो मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन इन्होंने किया था, अमर्त्य सेन ने किया था, ठीक है। इसका संबंध क्या है? विभिन्न कारणों से महिलाओं की संख्या में कमी के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आपसे पूछ रहा है किस समुदाय पर जो हिंदू उत्तराधिकार नियम है उसका प्रभाव होगा। वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, बी. मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदायों पर, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर या केवल हिंदुओं पर। तो ये किस पर होगा? ये देखिए, जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसका असर आपका हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इन सभी धर्म के लोगों पर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं परिवार, गोत्र, नातेदारी या संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं? रक्त एवं विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को, इसको कहते हैं नातेदारी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? नातेदारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले इसको देख चुके हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह या आर्ष विवाह। तो इसमें से कौन सा है जिसको अच्छी मतलब उसका विवाह नहीं माना गया, उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ये है आपका गंधर्व विवाह, ठीक है। इसको उच्च कोटि का विवाह नहीं माना गया है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्र विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को श्रेष्ठ विवाह तथा देखिए जो आपके गंधर्व विवाह हैं और कौन सा असुर विवाह हो गए, राक्षस विवाह हो गए, पैशाच विवाह हो गए, इन सबको हीन जो विवाह है उसकी श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है? आप सोचा इन चारों में से किसने किया है? मर्डॉक ने, किंग्सले डेविस ने, के.एम. कपाड़िया ने या पी.एन. प्रभु ने। तो इसमें से आप लोगों में से जो भी सोशियोलॉजी पढ़े हुए लोग होंगे उन सबको पता होगा कि ये किसने किया है। ये किया है आपका सोशियोलॉजिस्ट किंग्सले डेविस ने, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किंग्सले डेविस के द्वारा किया गया, और वो भी इन्होंने अपनी किस बुक में लिखा था? ये इनकी ह्यूमन सोसाइटी नाम की एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने ये जो आपका भेद है ये दिया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1955 में? तो जो आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद है इसकी स्थापना की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1952 में। याद रखिएगा, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को
पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 243। तो किसके अनुसार किया गया है? तो ये भी होपफुली आप लोगों को पता होगा किसके अनुसार है। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 यानी कि आर्टिकल 243 के अनुसार। ठीक, देखिए आर्टिकल जो 243 है इसके अनुसार क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको पंचायत में जो 1/3 की हिस्सेदारी है वो दी जाती है। ठीक है, उनको लिए 1/3% का आरक्षण जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? ए, दहेज मृत्यु, बी, ऑनर किलिंग यानी कि झूठे सम्मान के लिए हत्या, सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या डी, घरेलू हिंसा। तो कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है, ये इस टाइम आपका जो एक केस है उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, देखिए यौन उत्पीड़न इसके रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए ये अधिनियम 2013 में बनाया गया था। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2011 में, 2000, देखिए एक ही ऑप्शन इसमें 2 बार रिपीट कर दिया है ना, तो इसको आप 2000, ये वाला 2012 समझ लीजिए कि आपका 2012 लिखा है। 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में, तो अभी जस्ट ऊपर आपने पढ़ा है, ये कब आया था? ये आपका आया था 2013 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अच्छा देखिए एक चीज और ये भी देख लीजिए, जो आपका यौन उत्पीड़न है इसके अंतर्गत क्या क्या किस तरह के व्यवहार शामिल है। देखिए इसके अंतर्गत जो आपका कार्यस्थल और महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं जो निवारण अधिनियम है 2013 में अस्तित्व में तो आया था, लेकिन इसके अंतर्गत निम्नलिखित एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार हो सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं? तो इसमें जो शारीरिक संपर्क है वो, ठीक है। सेकंड है आपका लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, यानी कि आप अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करें इसलिए भी आपका वहां पर जो शोषण है वो हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपने एक ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा हो कि जो महिलाएं हैं उनको किसी भी सेक्टर के टॉप पर पहुंचने से रोका जाता है, उनके लिए कांच की एक ऐसी छत बना दी जाती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन वो महिलाओं के लिए होती है, जिसके ऊपर महिलाएं नहीं पहुंच पाती। आपने बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं या टॉप कंपनीज, ब्रांड्स या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें देखा होगा कि जो लेडीज हैं वो बहुत ही कम टॉप पर हैं। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि क्या जो वर्किंग सेक्टर्स हैं उसमें क्या है, एक ग्लास सीलिंग होती है जो किसके लिए काम करती है, जो सिर्फ महिलाओं को के लिए काम करती है। क्योंकि आज भी जो हमारी पैट्रियार्कल हायरार्की है वो लोग कितना भी मॉडर्नाइज होने की कोशिश करें लेकिन उनके मन में ये चीज बैठी हुई है कि जो औरतें हैं वो अच्छे से किसी चीज का संचालन नहीं करती हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस तरह की, यानी कि अगर एक वुमेन अपने वर्क प्लेस पर इक्वालिटी की या अधिकारों की बात करती है तो भी उसके साथ शोषण हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक जो टिप्पणियां करना है वो भी शामिल है। अश्लील साहित्य जो है वो दिखाना या देखना, ठीक है। लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण कर, यानी कि आपको कोई कमेंट्स करना, किसी भी तरह का मतलब डर्टी सिंबल्स आपको पास करना, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ए,
लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा। बी, दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन। सी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। या डी, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा कारण नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको जब क्वेश्चन देखना है ये स्टेटमेंट अच्छे से देखना, आपसे है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसमें तो देखिए जो आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी 20 का, ये क्या है, ये एक कारण नहीं है भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का। ठीक है, बाकी सारे तीन क्या होंगे, वो कारण होंगे। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एकीकृत शिशु विकास सेवा योजना यानी कि ICDSP अपनाया गया था। आपसे पूछा ये कब अपनाया गया था, 1964 1964 में, 1971 में, 1974 में या 1977 में। तो सॉरी, तो जो आपका एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम है ये आपका 1974 में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था। होपफुली ये क्वेश्चन बच्चे को पता होगा कि जो आपका मनरेगा है ये कब लागू किया गया था। तो आपका देखिए भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, देखिए इसका क्या है, जो घोषणा है वो 2005 में हो गई थी, लेकिन जो इसका असल में जो क्रियान्वयन है, जो जब लागू हुआ था वो कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, 2 फरवरी 2006। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या भावात्मक दुर्व्यवहार, क्या इसमें से शामिल नहीं है। तो इसमें आपका होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्तविक दुर्व्यवहार ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये इसमें शामिल हैं। देखिए जो आपका क्या है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है इनमें निम्न व्यवहारों को शामिल किया गया है, शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुरुपयोग, और जो आपका मौखिक दुर्व्यवहार है या मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार। ये 5 चीजें इसमें शामिल है। कौन कौन सी, शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है। ठीक है, किससे, प्रवर्तित निर्धनता से, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता या पूर्ण निर्धनता। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा होता है। तो ये कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है, वेद में, पुराण में, उपनिषद में या अर्थशास्त्र में। तो ये आपका मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र जो आपका था इसमें सबसे पहले बेरोजगारी का वर्णन मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।